विशाल भाई, क्या आपको लगा कि कोई फायदा सरकार ने गिनाया? सरकार ने जो भी काम किया अब तक सुबह से लेके अभी तक का, हम्म। सिवाय कांग्रेस को कोसने के, सिवाय मुसलमानों को कोसने के, सिवाय वक्फ बोर्ड को इस तरीके से बताने की कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कोई नहीं है, कोई एक इन्होंने पॉजिटिव काम बताया हो तो बताइए। कहने लगे, आज कह रहे हैं कि साहब सेकुलर वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। हम्म। किरण रिजिजू ने कहा सेकुलर वक्फ बोर्ड। भाई, सेकुलरिज्म तो देश का आइन है, लेकिन वक्फ बोर्ड कैसे सेकुलर हो सकता है? जब जमीन मुसलमान की, उसने वक्फ अल्लाह मियाँ के नाम पर की, प्योर जमीन, उसमें उसमें कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उसमें इदारे हैं, उसमें जितने भी मरकजी चीजें हैं वो सारी चीजें हैं, मस्जिदें हैं। तो आप मुझे बता दीजिए उसका सेकुलर से क्या मतलब है, हम्म। सेकुलर वक्फ बोर्ड? क्योंकि इन्हें शब्द क्वाइन करने, हम्म। इनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में ये बोर्ड का ये जो परिकल्पना है, ये फिर भ्रष्टाचार के लिए, धोखाधड़ी के लिए बढ़ावा देने वाला है। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, आज अपना फायदा नहीं गिना रहे, कह रहे हैं साहब, अनुराग ठाकुर हैं, किनके मंत्री भी रहे, कह रहे हैं कि साहब तुर्की में भी ऐसा बोर्ड है, इराक में भी ऐसा है, ईरान में भी ऐसा है, सीरिया में भी ऐसा है, सऊदी अरब में भी ऐसा है। तो क्या आप हिंदुस्तान को इराक बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान को तुर्की बनाना चाहते हैं? हम्म। हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहते हैं? क्या हम्म। बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के जो इस समय हमारे साबिक प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको आप बशर असद बनाना चाहते हैं, रूस भगाना चाहते हैं क्या? आप बताइए। ये फायदे दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हम कहते हैं महिलाओं की भागीदारी तो पहले से 2013 का अमेंडमेंट देख लो, राजस्थान का वक्फ बोर्ड देख लो, उसमें पहले से महिलाएं थी। ये कहते हैं साहब कि आप जो है ये अल्पसंख्यक समुदाय को भरमा रहे हैं, हम्म। इनकी जो जमीनें हैं वो डिजिटलाइज नहीं है। खुद सरकार कह रही है, भाजपा की सरकार कह रही है कि 99% क्या नाम जो जमीन है वो डिजिटलाइज है। जी। कह रहे हैं कि साहब इस वक्फ बोर्ड में 12,000 करोड़ की इनकम हो सकती है। अरे क्या मस्जिदों पे टिकट लगा दोगे नमाज हम्म। पढ़ने के लिए, या हम्म। दरगाहों पे टिकट लगा दोगे? या आप मुझे बताओ, कब्रिस्तान पे क्या नाम मुर्दों के लिए टिकट लगा दोगे, या औरंगजेब की कब्र और बाबर की कब्र को बेचने लगो? हम्म। क्या करोगे आप हमें बताओ ना, कोई कोई फायदा बताओ आप। मैं आपको लखनऊ की बात बता रहा हूं साल भाई, यहां पर एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, जफर जी। फारूकी साहब उसके अध्यक्ष है पिछले जी। 24 साल से। जी। 8 साल से भाजपा की सरकार है, 1,000 उनके खिलाफ केस, लोग बताते हैं कि 1,000 से ज्यादा केस है उनके खिलाफ, हम्म। उसका कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन देश भर में सिर्फ सिर्फ ये रोज की रोज मुसलमानों के नाम पर एक नया वितंडा खड़ा करके अल्पसंख्यक को डराने का काम और बहुसंख्यक को बुलिंग कराने का काम, उनको खुश करने का काम करने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके अलावा इस सरकार का कोई भी वो नहीं है। एक गैर कानूनी विधेयक है, नंबर एक। जी। गैर कानूनी क्यों है? हम्म। उसके 5 कारण है। हम्म। मैं आपको बता दूं, चूंकि आपको भी दूसरे मेहमानों को लेना है, और क्या नाम, मैं इसके 5 मेन कारण। नंबर, आप अगर आप इसको देखेंगे जी। तो पहला कारण इसका क्यों जी। कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या नाम, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि ये रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25-26 को वायलेट कर रहा है। हम्म। दूसरा कारण है माइनॉरिटी राइट्स का आर्टिकल 29-30 को वायलेट कर रहा है। जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है आपका, वो आर्टिकल 246 को वायलेट कर रहा है। हम्म। इक्वलिटी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। ये मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये बीजेपी का पर्सनल मैनिफेस्टो है। वो करते क्या है, वो चाहते क्या है कि ये सारी की सारी जमीन जो अल्लाह मियाँ के नाम पर मुसलमानों ने दे रखी है, वो किन्हीं अडानी अंबानी को दे दे। कह रहे हैं कि साहब डीएम हो जाएगा इनका मालिक। आपकी जमीन पर हमने कोई दावा ठोक दिया कि जमीन वक्फ की नहीं है, तो डीएम को अधिकार हो जाएगा कि जब तक उसका फैसला कोर्ट से नहीं आए, तब तक वो जमीन जो है वो सरकार की हो सकती है, या वो जमीन वक्फ की नहीं रह सकती। यानी वो जमीन, अब फैसला जब आएगा तब तक इमारतें बन चुकी होंगी उसमें किसी अडानी की। तो आप बात समझिए, ये मुस्लिम्स के हक और हुकूक पर, वक्फ के हक और हुकूक पर, वक्फ का जो मेन वो है कि जो एक होता है ना कि आलो औलाद हम वक्फ करते हैं, वक्फ बाई सीरीज करते हैं, उस पर ये हमला है। तो हम इसलिए इसके विरोध में हैं। भाजपा वाले बताते, कहने लगे कि साहब सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन, हम तो कहते हैं आप आइए, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन सारी मान लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ेंगे।
कहते हैं कि साहब 12,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इससे। हम तो कहते हैं नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए लेके भागा है। आप एक काम करिए साहब, 12,000 करोड़ आप सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को दे दीजिए, 8,000 करोड़ सरकार ले ले। तो हमारा ये कहना है कि आप बेवकूफ किसे बना रहे हैं। और आज ये क्लियर हो गया, आपसे बताएं सर भाई, क्लियर हो गया कि इस देश में संविधान के साथ कौन है और संविधान के विरोध में कौन है। तो आज बिल्कुल क्लियर है, संविधान के साथ आज इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं और संविधान के विरोध में भाजपा के लोग खड़े हैं। एनडीए में जितने घटक दल है वो सारे के सारे लोग संविधान के विरोध में खड़े हैं। हम तो कहते थे कि साहब इस बिल को आप सही तरीके से बात करिए, क्या नाम, पहले भी 1995 के बाद 10 बार इसमें अमेंडमेंट हुए, कभी ऐसा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन ये हंगामा क्यों? आप इसको सेकुलर बोर्ड बनाना चाहते हैं? ये जब जमीन मुसलमानों की, सारी चीज मुसलमानों की, इस बोर्ड को कह रहे हैं साहब सेकुलर बना देंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस दे आर टॉकिंग? लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह ने इसका कुछ जवाब दिया है, क्योंकि जब वो अपनी बात रखे तो उनका ये कहना था कि इस पर सवाल उठ रहे हैं कि गैर मुस्लिम बोर्ड में क्यों होंगे। तो अमित शाह ने कहा कि गैर मुस्लिम इसलिए नहीं होंगे कि मुतवल्ली जो है वो आपका ही होगा, गैर मुस्लिम इसलिए होंगे कि क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखेंगे, उनका जवाब था। मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, आपको अपनी प्रतिक्रिया देने का हक है। जी, उसका भी जवाब देता हूं। यहां पर एचएस रावत जी आए, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं। मैं बताऊं आपसे, राम मंदिर ट्रस्ट है, तिरुमला ट्रस्ट है, क्या जो बात अमित शाह और ये सबरीमाला ट्रस्ट है नीचे का केरल का, क्या इस जगह पर जो अमित शाह जी वक्फ के लिए कह रहे हैं उसी तरीके की बात रामलला ट्रस्ट में भी करेंगे क्या? उसमें तो आपने नियम बना दिया है। उसमें तो कहा कि डीएम उसका एक मेंबर होगा, अगर डीएम हिंदू नहीं है, प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो एसडीएम होगा जो प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा। तिरुमला से 17 कर्मचारी सिर्फ इसलिए हटा दिए कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं थे। शबरीमाला से इसीलिए हटा दिए कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं थे। धर्म का काम तो धार्मिक लोग ही जानेंगे ना जी। अब आज की डेट में बाकी चीजों तो छोड़ दीजिए, अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सुरेंद्र राजपूत और एचएस रावत में से किसी एक को जाना हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि एचएस रावत जाएं, क्योंकि वो धर्म को जानते। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं जाऊं, मैं सियासत को जानता हूं जी। धर्म को एचएस रावत जानते हैं, वो जाए। तो आप उसको क्यों बनाना चाहते हैं? ये तो बेवकूफी का, फिजूल का जवाब दे रहे हैं अमित शाह जी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप चाहते हैं कि सिर्फ अक्सरियत उन लोगों की रहे जो लोग आपके इशारे पे चल सके। डीएम आपका, सरकार आपकी, और डीएम ने क्या क्या काम कर रखा है विशाल भाई, वो आपने सुंदर जी, मैं इस बीच अपने जो बाकी गेस्ट है उनका भी तारुफ करा देना चाहता हूं। हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़ चुके हैं और उसके बाद फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना वक्त दिया है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस खास पैनल में मौजूद हैं दरख्शां अंद्राबी जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर एचएस रावत जुड़ चुके हैं जो धर्मगुरु हैं। दरख्शां अंद्राबी जुड़ चुकी हैं जो बीजेपी के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर जो वक्फ बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा चूंकि उनसे भी हमें इस बारे में पूछना है, जावेद हसन बेग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, और एडवोकेट इरफान हफीज लोन भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। दरख्शां अंद्राबी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने बोर्ड को लीड किया, कर भी रही हैं, और आपकी तारीफ भी आज सदन में हुई। जो ये सवालात उठाए गए, जो अभी आपने सुना, जो सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन वो अभी सवाल उठा रहे थे कि क्या ये वाइस वर्सा हो सकता है जब किसी दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं आप, आपके अपने रिलीजियस अफेयर्स में किसी दूसरे धर्म के लोग को शामिल कर रहे हैं, जो उन्होंने सवाल उठाया। जी, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। जी, देखिए, जो अभी हमारे माननीय गृह मंत्री साहब ने बता दिया कि ये तो थोड़ी मस्जिद में रखना है या कहीं और पे रखना है, ये बोर्ड में वो कह रहे हैं कि सिफारिशात इसके लिए हो रही है। तो बोर्ड में कोई भी हो सकता है। पहले तो सारे ही मुसलमान होते थे, मुस्लिम धर्म से ही होते थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक मेंबर वहां पे बोर्ड में हिंदू भी हो सकता है या कोई और मजहब का भी हो सकता है, वो बोर्ड में हो सकता है, या सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर हुआ करते थे वहां पे हो सकता है। तो वो जैसे फरमा रहे थे सदन में कि उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो शायद माननीय गृह मंत्री के ऊपर तो मैं बात नहीं कह सकती हूं, क्योंकि जो उन्होंने सोच समझकर इन सिफारिशात को लागू करेंगे तो वो बेहतर ही होगा। नहीं, बात किसी
मिनिस्टर या किसी शख्स के नाम पर नहीं है, बात हो रही है प्रोविजन पे। क्या ये प्रोविजन जो है वो एक्सेप्टेबल है? प्रोविजन पे बात हो रही है। क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को आपने लीड किया कि आपको लीड करने में थोड़ी आसानी हुई, चूंकि यू बिलोंग टू द कम्युनिटी, सो यू नो द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, सो यू नो द इफ एंड बट्स ऑफ द पीपल व्हाइल यू विल बी इंप्लीमेंटिंग समथिंग न्यू? देखिए, ये ज़रूरी होता है कि जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनमें हमेशा अमेंडमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि जब से 1947 से जब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, मानते हैं, और तब से जैसे 1995 के रूल्स थे वक्फ के, उसके बाद 2013 और 14 को हम देख रहे हैं, तो अमेंडमेंट्स तो होते रहे हैं। हाँ। और अमेंडमेंट्स हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, ये नहीं है कि अमेंडमेंट्स हमेशा बुरे के लिए ही होते हैं। हमेशा पॉजिटिव वे में हम अगर अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो शायद हमें काम करने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जावेद हसन बेग हैं, हमारे साथ डॉक्टर दक्ष अंद्राबी तो है ही, आप हम सुन रहे थे, और डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रावत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अब तक जो कुछ हुआ है वक्फ बिल को लेकर, आप इस पर अपनी बात किस तरह से रखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार पूरे देश के लिए नीट एंड क्लीन, साफ छवि की होनी चाहिए। वोटों की राजनीति के लिए देश के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली सरकारों ने देश के साथ खिलवाड़ की है। 95 में जो अमेंडमेंट किया, उस समय 2 लाख एकड़ जमीन थी जी, और उसके बाद में 2013 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद 9 लाख एकड़ जमीन हो गई। क्या मुसलमान वर्ग इतना दानी हो गया या इतनी जमीन उनके पास बाहर से आ गई? कैसे हुई ये सब चीजें? इसका मतलब कोई बहुत बड़ा जमीन का स्कैंडल अगर हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है, वो चाहे सरकार जम्मू कश्मीर की हो, चाहे सरकार केरल की हो, और चाहे वो सरकार बंगाल की हो। तो सरकार के चुनिंदे जो बोर्ड मेंबर थे, उनके माध्यम से ये पता चला कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। उस जमीन को बेच दिया गया, उसमें बिल्डिंगें बन गई, स्कूल चल रहे हैं उसके ऊपर, और कॉलेज विद्यालय भी चल रहे हैं, और उनसे लोग वो पैसा ले रहे हैं। और जब उनको इस बात का पता चला कि यहाँ गलत हो रहा है इस वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर, ऐसी हजारों एकड़ जमीन को मैं जानता हूं, जहां मैं गया था, पलवल के अंदर हजारों एकड़ जमीन के ऊपर कॉलोनी बनी हुई है, कोसी कला के अंदर हजारों एकड़ अरबों रुपए की जमीन को बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन जब सरकार के सामने आती है तो सरकार फैसला लेने के लिए मजबूर होती है, और फिर उस सरकार का दायित्व बनता है कि ईमानदारी से सबको डिवीजन मिले। गरीब मुसलमान भाई हैं, उनको भी इसका अधिकार मिले, स्कूल कॉलेज विद्यालय जमीन पे बनाए जाएं, बेसहारा लोगों को वहां नौकरी दी जाए। जब इस प्रकार की स्थिति हो नहीं रही है, स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है अमेंडमेंट आना बहुत जरूरी था। खाली मुसलमानों को खुश करने के लिए आप इस प्रकार की बात कर दें कि जहां जमीन पे आप हाथ रख दोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, और उसका जो सुनवाई है वो कोर्ट में नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा नियम हो गया कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती? कोर्ट को तो सर्वोच्च अधिकार है, सबकी सुनवाई हो सकती है। इसलिए जो कुछ हुआ आज संसद में, जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है और होना भी चाहिए। अभी मैं राजपूत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा इसको धर्मनिरपेक्ष क्यों बनाना चाहते हैं? भाई, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, वासन जी, और वहां पर तारकेश्वर मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है जी, तारकेश्वर मंदिर। उस मंदिर का चेयरमैन बॉबी कादरी मिनिस्टर को बना दिया गया। अब एक तो मुसलमान मंदिर में जाता नहीं और वो चेयरमैन बना हुआ है। इसका मतलब ये जानने के लिए कि मंदिरों में क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार गलत डिसीजन नहीं ले रही है और सबको समान अधिकार मिले, ऐसा होना चाहिए। वोटों की राजनीति के लिए कभी इधर उधर किसी भी आप जाति को या धर्म को बंटवारा ना करें, मेरा ये मानना है। चलिए, आप एच.एस. रावत को सुन रहे थे, अब मैं रुख करूंगा। इरफान साहब, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आगा सैयद मुज्तबा इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद मुज्तबा साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने भी सुना, अभी बहस तो काफी लंबे वक्त से चली आ रही है इस पर, और संसद में भी बहस हो रही है, यहां भी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि 50-50, 40-40, 60-60 साल से कोई दुकान इस्तेमाल कर रहा है, किराया कितना दे रहा है? तो 5 रुपए।
10 रुपए 20 रुपए क्यों, चूंकि वक्फ की जमीन है और वही तय है। आप इसे मानेंगे, इनकार तो नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ है। अब इसके पीछे की बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि कई पॉइंट आए हैं कि इस पर एतराजात भी आए हैं और इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो भी सवाल उठ रहे हैं। आप हमें बताएं, आपका इस पर क्या कहना है अब इस स्टेज पर? जी बिल्कुल, देखिए रिफॉर्म के हक में हम बिल्कुल हैं, रिफॉर्म होना चाहिए। और जब भी कोताहियां अगर कहीं होती है, कोताहियों को ठीक करना एक आसान अमल है। लेकिन यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं कि बिल्कुल जो बेसिक चीज को है वो बदला जा रहा है। यही जो अभी तक आपके इस प्रोग्राम में भी बहस चल रही थी बोर्ड के हवाले से। देखिए मैंने भी अमित शाह साहब को सुना और उनका जो इंट्रोडक्टरी जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, तो उससे बिल्कुल ये समझ आ रहा था कि उन्होंने वक्फ को जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं उनके मुताबिक जो है उन्होंने उसको डिफाइन किया। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि अगर आप इन सब चीजों को लेकर आते हैं तो आप ये क्यों समझते हैं कि मुसलमानों में ये काबिलियत नहीं है कि अगर एक्सपर्टीज कोई चाहिए, कोई मसलन रिलीजियस फिगर ना हो कि मसलन टेक्नोक्रेट कोई हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी में ना हो? तो ये चीज क्यों ये थोपी जा रही है, एनफोर्स की जा रही है कि नहीं जी नॉन मुस्लिम मेंबर होना चाहिए? अगर इस चीज से तो वो ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाता है जी। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, देखिए रिलीजियस अफेयर्स में, क्योंकि इंडिया में तो मुस्लिम पॉपुलेशन ही नहीं है, ये एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं और बाकी छोटी माइनॉरिटीज भी हैं। तो इस माहौल में चाहिए कि हर एक कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो आज़ादाना तरीके में वो कर सके, ऐसा माहौल मुल्क में बने। लेकिन इस चीज़ से देखिए, पहले तो बीजेपी का जो एक तरीका का जो फसाड है अभी तक का, वो तो ट्रस्ट डेफिसिट है ही मुसलमानों के साथ। अभी तक आप देखिए जिस लोकसभा में इतनी डिबेट सुबह से हो रही है, आप वहां पे देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से कोई एमपी नहीं है, बीजेपी का कोई मुसलमान मेंबर नहीं है। मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मसलन ये अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, वो मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। ये चीजें जो हैं, जो बीजेपी का जो पास्ट रहा है, वो मुसलमानों के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट ऐसे जो है इवेंट्स हुए हैं जो बढ़ता ही चला गया। अभी के वाक़ा, जो संभल वाक़ा हो, बाबरी मस्जिद का वाक़ा हो, बाकी सारे ऐसे वाक़ात हैं। उसके साथ साथ जो मुसलमानों की मसलन बदहाली की बात की जाए, जो ये किरण रिजिजू ने भी कहा कि ये पैसा जो है खर्च होना चाहिए फलान चीजों पर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुसलमान क्यों आप डिपेंडेंट रखते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज हैं तो उनसे जो कमाई आएगी तो वो मुसलमानों पे खर्च हो? उस लिहाज से तो मुसलमान बिल्कुल बराबर का एक सिटीजन है। जिस तरह से हिंदू भाई एक शेयर रखता है, हक रखता है, उसी तरह मुसलमान भी रखना चाहिए। तो आपने एक पॉइंट इस पर ये उठाया कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगा। इरफान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। आप पहले ही पानी पी रहे हैं, ताकि चलिए अच्छा है। आप बोलिए। इरफान साहब बोलिए, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया जी। देखिए, मैं यही कहूंगा कि ब्रेजन वायलेशन है, संविधान को ब्रेजनली वायलेट किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म को ब्रेजनली वायलेट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को हमला किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर क्या ये झूठ की राजनीति हो रही है, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। मुझे याद है कि वाकई हम परेशान है, रियली आपने सही कहा, बहुत डिस्टर्बिंग है। हम कहां जा रहे हैं? अरे सही बोला भी हमारे स्कॉलर साहब ने, जो ट्रस्ट डेफिसिट है। मुझे याद है आप लोग, आपकी चैनल चला रही थी 5 अगस्त को कि इसको यूटी बनाया, हमारे राइट्स वायलेट किए। कहा क्यों कर रहे हैं आप? कहा वहां तो आरटीआई एक्ट है ही नहीं जम्मू कश्मीर में। कहा वहां बिल्कुल महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और देखिए दरअसल इतना भी डॉक्टरेट डिग्री हासिल करके कश्मीर से, इन्होंने कभी अपने गृह मंत्री या भाजपा वालों से नहीं पूछा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोला उन्होंने, वहां महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा वहां पर जो है, जो खून बह रहा है
हमें 5 अगस्त का फैसला लेना, सब शांति होगी। हमें आरटी एक्ट भी था, हमारे पास महिलाओं का पढ़ने का अधिकार भी था, हमारे पास राइट टू एजुकेशन। ऐसे देश को आज की डेट में भी कोई भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं दे रहा कि इतना झूठ इनसे बोले, जरा झूठ से माफी मांगे। ये सामने एग्जांपल है दरक्षा इंद्राबी जी, आपके पास डॉक्टरेट है। अरे अमित शाह जी माफी मांगिए, कुम से भाजपा वालों माफी मांगो। अब परेशानी ये, हमें इस मुल्क को इन्होंने कर क्या रहे, ये लोकतंत्र का कभी ये मान्य नहीं है कि जिसके पास नंबर 100 सत्ता हो उसका इस तरीके से दुरुपयोग करे। लोकतंत्र का ये अर्थ है कि हमें चर्चा हो, वार्ता हो, अगर कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन होती है तो उसका हर किसी को विश्वास में लेना और उसके बाद उसका हल निकालना। ये लोग हमें सिखा रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। ये कोई आपको बोल रहे थे पैसे 10 रुपए किराया मिलती है, अरे कहां गए? क्यों नहीं पूछते आप ऐसे पत्रकार इनको, कहां गए 15 लाख रुपए? पूछे इस दरक्षा इंद्राबी जी से, इसके अकाउंट में आए? पूछे इस जो आपके धर्मगुरु जी बैठे हैं, वो सवाल मैं करूंगा आपसे, और दरक्षा इंद्राबी से भी करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुबह से, यानी कि जब से ये बहस 12 बजे के आसपास से बहस शुरू हुई चर्चा में, क्या कुछ ऐसे डाउट्स थे? कांग्रेस का ये कहना था, आपका स्टैंड था कांग्रेस का कि आप पहले इसके फायदे गिनाएं तो हम शायद समर्थन कर सकते हैं बिल का। तो मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई फायदा दिखा, पार्टी को फायदा दिखा? देखिए, मैं कहता हूं ये कोई इसमें बोनाफाइड नहीं है, ये मेलाफाइड है, इनके बैड इंटेंशंस है, ये इस प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं। अगर ये कहते हैं जो करप्शन हो रहा है तो कहां है 15 लाख रुपए जो विदेशी धन था, आया आपके अकाउंट में? क्या बोल रहे हैं ये? इनसे पूछे, अमेरिका से इनके विदेश नीति, हथकड़ियां पहना के भारत के लोगों को वहां से ला रहा है। महंगाई देखिए कहां पहुंचे। और ये लोग कह रहे थे 400 पार, इनको कांग्रेस पार्टी ने सबक सिखाया, तब से ज्यादा परेशान है, 200 कुछ सीटों तक इनको समेटा। और हम लड़ेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके सवालों का जवाब ले लूं? बीजेपी की जो नुमाइंदा यहाँ मौजूद है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरक्षा इंद्राबी से। ये गांधी जी के देश में जुल्म है, ये गांधी जी के देश में अत्याचार है, ये गांधी जी के देश में जुल्म है। बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती में कहा कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक रूह है हिंदुस्तान के आईन को, उसे ये खत्म कर रहे हैं। भाई तो सेक्युलरिज्म की ही तो बात की जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं। तोड़ने वाले आप लोग थे सबसे पहले। इरफान साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बोर्ड बना रहे हैं। आपने हिटलर की पॉलिसी सुनी है? हिटलर कहता था मैं झूठ बोलूंगा, उसके रिपीट करो सच लगेगा। वालों की पॉलिसी है, संविधान की धज्जी उड़ानी आपने शुरू करी थी, गुमराह कर रहे हैं। पहले अपने आप को देखिए, आप कोशिश करिए कि संविधान को किसने धज्जियां उड़ाई। आपको अगर याद होगा सावानो केस, उस समय किस प्रकार से संविधान को आपने उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया आपने। इतना प्रेशर में कि 2 लाख मुसलमान बोर्ड क्लब पे आते हैं और संविधान को जला दिया जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर साबुद्दीन संसद के अंदर संविधान को फाड़ देते हैं। और राजीव गांधी प्रेशर में आकर के उन्होंने संविधान की वो धारा को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले संविधान का मजाक उड़ाने वाले आप लोग थे। उसके बाद आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी में मुसलमानों को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि शरिया के तहत, और हिंदुओं की नसबंदी करी। आपने हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। आप लोगों ने जहां जहां आपकी जब भी आपकी चली है, आपने हिंदुओं के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, आपने उनकी शिक्षा के ऊपर मारा है, आपने तीसरे नंबर पे ला करके आपने रख दिया। आप बात कर रहे हो, आपकी सरकार ने जम्मू कश्मीर को जाकर रख दिया। धारा 370 आपकी सरकार ने बना के रख दी जब उसका विरोध करने वाले थे। और आप कह रहे हो संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर अच्छे के लिए संविधान बनाया गया है, संविधान में कोई चेंज अगर सबके लिए बराबर अधिकार बनाया गया है, तो आप कह रहे हो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आप लोगों ने दी है, राजीव गांधी ने शहादत दी है, अंग्रेजों के साथ झगड़ा किया है और आजादी दिलाई है, इस देश का निर्माण किया है। आप लोगों ने क्या किया? आप तो गोडसे की पूजा करने वाले हैं, आप भाई को पाइप से लगाने वाले हैं, आप पे लेक्चर देंगे। अरे करिए चुप,
देखिए देखिए इरफान जी रावत साहब, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग सिर्फ इस मुद्दे पर बात करें। अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड था कि यदि सरकार पहले ये बताए कि इसके फायदे क्या हैं, अगर वो फायदे गिनाएगी तो हम समर्थक हम सोच सकते हैं। इसलिए मैंने सवाल पूछा है कि क्या फायदे नजर आ रहे हैं। अब मैं वापस आता हूं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। दरक्षा अंतराबी आप सुन रही थी, मेरा आपसे यह सवाल है जो यहां क्वेश्चन रेज किया अभी इरफान जी ने, उस पर आप कुछ जवाब देना चाहेंगे तो बेहतर। जी देखिए, इरफान साहब की ये अपनी निजी राय है, इसका आज के सवाल से कोई मुझे नहीं लगता ताल्लुक है। ये इनका पॉलिटिकल राइवलरी दो है, वो ये बोल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वक्फ पे, जो आज वक्फ बिल पेश हो गई उस पे, उसके साथ मुझे नहीं लगा कि इनके जवाब में उसके साथ कोई ये जो इलेक्शन में वादे किए गए उस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है मुझे इस पे बात करनी चाहिए या जवाब देना चाहिए। ठीक है, नहीं मेरा सवाल जी, इरफान जी मैं आपको जी कोई सवाल, इरफान जी आपको कोई सवाल, सीधा सवाल हो इस बिल से जुड़ा, इस तरमीमी बिल से जुड़ा, मैं जवाब लूंगा दरक्षा अंतराबी से। हम समझते हैं कि जो प्रोविजंस थे, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, वो बिल्कुल ठीक थे। इनके जो बैड इंटेंशंस है, वो बैड इंटेंशंस लेके ये इनका जो अहंकार है उसको लेके ये कानून लाना चाहते, ताकि जो मुसलमानों की जो एक पर्टिकुलर समुदाय की प्रॉपर्टी है उसे ग्रैब करना चाहते। That is the aim and object of this bill. ठीक है, मेरा रावत साहब मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल यहां पे ये है कि देखिए दो तीन चीजें यहां पर हैं। एक तो ये कि ये बताया जा रहा है कि हम सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, जैसा अभी वो बात सामने आ रही थी। आगा सैयद ने एक सवाल उठाया है कि आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, एक भी कोई आपकी पार्टी की तरफ से नुमाइंदा पार्लियामेंट में बोलने के लिए मौजूद नहीं है, तो कैसे भरोसा होगा लोगों को? और रामलीला ट्रस्ट अभी मेरे भाई ने बोला, उसमें से उसको सेक्युलर क्यों नहीं बना रहे हैं? वहां पर हमारी दरक्षा बहन जी को क्यों नहीं वहां ले रहे हैं रामलीला ट्रस्ट में? हाँ, पूछे ना, सवाल पूछे। ये बीजेपी वालों ने नुमाइंदगी क्यों रखी है पार्लियामेंट? पूछे इनसे। ये तो खुद कहते हैं, इनकी तो ये विचारधारा है। मुझे समझ नहीं आता आप एंकर क्या बने हैं। चलिए आपके सवाल का वो जवाब खुद ही दे रहे हैं, वो खुद ही जवाब दे रहे हैं। सवाल उसी में उठाया था। जी हाँ राघव साहब बताइए, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं इनको विधायक जी को ये कहना चाहता हूं, ये चाहे इनका स्वागत है, आप आए ना हमारे मंदिर में, आइए, क्या दिक्कत है? फतवा सुनने के लिए तैयार हो, सर तन से जुदा करवाने के लिए तैयार हो, काफिर बनने के लिए तैयार हो, हमारे यहां प्रसाद बंटता है, प्रसाद रहने के लिए तैयार हो, तलक लगाने के लिए तैयार हो, आरती में आने के लिए तैयार हो। आपके उपराष्ट्रपति, देखिए शब्द थोड़े तीखे हैं, लेकिन इरफान जी ये सवाल उसी पैटर्न पे है जो आप पूछ रहे थे। के लिए तैयार नहीं थे, तो आप कैसे आ सकते हो? जब आपको इतनी अगर हेट है हिंदुओं के साथ में, तो हिंदुओं के मंदिरों में आप कैसे आ सकते हैं? हमें तो मस्जिद में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मजार में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दरगाह में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम तो आपके बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर कट्टरता कूट के भरी हुई है। ये हमला करते हैं इन्होंने। देखिए ये लिंचिंग करवाते हैं, किस तरीके से लोगों को बिल्डोजर चलाते हैं। एक विशेष समुदाय से छिपा नहीं है, जम्मू कश्मीर से छिपा नहीं है। वहां लिंचिंग का लिंचिंग हुआ था, वहां मस्जिदों से आप लोगों ने वहां पर संविधान को देने के बाद, नमाज अदा करने के बाद पोस्टर लगाए गए थे कि यहाँ से चले जाइए या धर्म परिवर्तन कर लीजिए। आप लोगों ने क्या बोला? कांग्रेस ने क्या किया उस समय पर? सोच को विरोध करेंगे। आप झूठ मत बोलिए विधायक जी, इस देश को चुनांदे विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, आपकी इज्जत करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की झूठ मत बोलिए जो संविधान की शपथ लेकर के झूठ बोली जाती है। आगा सैयद मुज्तबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये इस तरह से बहस तो खैर जोरदार चल ही रही है संसद में भी, और यहां भी अपनी अपनी बातें बहुत तीखे अंदाज लोग रखे। मेरा सवाल यहां पे क्या इसी उलझन का शिकार होते हुए लोग निकल जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से इसकी तारीफ भी आ रही है। खुद अभी आप सुन रहे हैं दरक्षा अंतराबी इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्शन है
क्या हुआ आज क्लियर नहीं हुआ अभी तक की जो भी सदन में बातें रखी गई हैं, चाहे वो किरण रिजिजू ने रखा, चाहे अमित शाह ने रखा। जी आगा साहब, अगर रक्षा जी पे भी आप वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, इरफान साहब प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज थोड़ा सा रुकिए और दूसरे मेहमान भी है, थोड़ा रुक जाए प्लीज, आपके पास आऊंगा मैं। जी आगा साहब बताएं। कोई मेयार हो, दूसरों को भी बात रखने का जो है मौका दिया जाए और वो बात की जाए जो अभी के सवाल के साथ मरबूत हो। गैर मरबूत बातें करने से तो टाइम ही जाया होगा और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। देखिए आज का सवाल ये वक्फ बिल है जो पूरे जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके लिए एक तशवीश का बाइस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए जिस रिजीम की तरफ से, जिस गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल आई है उनके साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। और जब ये इस तरह से इस वक्त पर देखिए ईद होते हुए ही ये बिल लाई गई तो सेंसिटिव टाइम भी है उस लिहाज से। और कानूनी हैसियत में जब हम इस चीज को देखते हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, ये जो वक्फ है, देखिए अमित शाह जी ने 3 चीजें कही। उन्होंने वाकिफ कहा, उन्हें वक्फ कहा, उन्होंने मुतवली कहा, लेकिन इसमें एक और चीज है, मौकूफुन अलैहुम। ये कौन लोग होंगे? देखिए वाकिफ, ये वक्फ जब चीज होती है वो एक मुसलमान एक ईमान की बुनियाद, क्योंकि उसके मजहब में आया है कि अगर तुम अपने माल से, अपनी प्रॉपर्टी से कोई चीज किसी खास काम के लिए, मुअय्यन काम के लिए वक्फ करते हो, तुझे उसका सवाब मिलेगा। अब देखिए, अब यही इबादी जो काम है, जो अल्लाह के लिए काम है, जो सवाब हासिल करने के लिए काम है, वो एक पॉलिटिकल बहस बन जाए तो उस पे जो है दूसरे लोग अपनी राय रखें, दूसरे लोग अपनी सोच को उस पे थोपे, तो ये तो तशवीश का बाइस है ही। क्योंकि जो सवाब वाला इसमें फैक्टर है वो देखिए कितना कमजोर हो जाता है। वरना कोई क्यों अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी और को देगा? क्यों अपना माल कोई किसी और को देगा? ये मुसलमान इसीलिए करता है कि इसके मजहब में ये चीज आई है कि अगर तुम ये करते हो तुझे सवाब मिलेगा। तो अगर जैसे वो रमजान में या साल में एक बार ज़कात निकालते हैं, जो ये सवाब वाले पोर्शन में जब है इंटरफेरेंस जब आती है, तो देखिए ये सीधे सीधे एक मुदाखलत फिर दीन है। ये हमारे रिलीजन में मुदाखलत का एक जो है अमल हो रहा है, जो बिल्कुल मजमूम अमल है। लिहाजा हम तवक्का करते हैं, देखिए सेक्युलरिज्म की रूह ये है कि मुसलमानों को अपनी फ्री विल से जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने का मौका दिया देना चाहिए। जैसे मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये वक्फ का भी मसला वैसा ही है। वक्फ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, जो कुरान और सुन्नत से आता है, वो उसको गवर्न करता है। जब ऑलरेडी वक्फ जो है एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के तहत काम कर रहा है, उस पे जब इस तरह के कानून थोपे जाएंगे तो आप देखिए फिर वक्फ इस कानून के तहत काम करेगा या कुरान और सुन्नत के तहत काम करेगा। ये चीजें जो है यहाँ पे एक सवाल है रावत जी, मैं आपसे थोड़ा इसको समझना चाहता हूँ। देखिए 2 चीजें यहाँ पे आ रही हैं। जो सवाल अभी ये उठा रहे हैं आगा सैयद मुज्तबा, और उस दूसरे सवाल पर भी काफी थोड़ा इस पे इधर उधर की बात हो गई, लेकिन सवाल यही है कि जो अगर धर्म से जुड़ा कोई मामला है तो क्या उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और धर्म का हो उस पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए, या फिर जो उस धर्म की चीजों को जानता है बारीकी से उस पर ही भरोसा करें? एक तो ये सवाल उठा। दूसरा ये जो सवाल अभी उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इस पर थोड़ा जवाब दें रावत साहब। देखिए आगा साहब ने बात बिल्कुल ठीक उठाई है जी, कि अपने ही धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। मैं इनकी बात से इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस्लाम इतना पवित्र है और वहां तो झूठ बोलना, शराब पीना, ब्याज का पैसा खाना, गलत काम करना, हेरा फेरी करना, लैंड जिहाद करना, कब्जा करना, ये सब तो हराम है वहां पर। लेकिन अगर वही लोग इस प्रकार की बातें करेंगे तो इस्लाम कहां रह जाएगा? और सरकार का फिर दायित्व बनता है कि वो धर्म को ना देखते हुए वो ये देखे कि अगर हिंदुओं के मंदिरों में भी अगर इस प्रकार की बातें होती हैं, उनकी जमीन में भी हेरा फेरी होती है, तो वहां पर कोई अफसर, मुसलमान अफसर जाकर के क्यों नहीं बैठ सकता? जब बाबरी मस्जिद का जब केस चल रहा था उस समय पर मोहम्मद साहब वहां पर ASI के सर्वेयर थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने इसलिए सर्वे किया पूरा
कि ये कहीं हिंदुओं के दिमाग में या मुसलमानों के दिमाग में ना बात बैठ जाए कि भाई ये हिंदू सर्वेयर था इसलिए उन्होंने प्रूफ अपने पक्ष में कर लिए। तो वहां पर तो कांग्रेस की सरकार ने ये किया था, उसमें क्या दिक्कत थी? तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, काबिल आदमी कोई भी हो सकता है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो लोग मुसलमान लोग इस बात को जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या वो उन गरीब मुसलमान हैं उनको हक नहीं दे पा रहे हैं या उस जमीन का गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार को अधिकार हो किसी को बैठा सकती है और हिंदुओं के मंदिरों पर भी मुसलमान को बैठा सकती है और मुसलमानों को हिंदू के यहां भी बैठा सकती है। ये सरकार धर्मनिरपेक्ष अगर कोई होगी तो जरूर करेगी, इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दरक्षा अंद्राबी मैं आपके पास आना चाहता हूं। इरफान साहब थोड़ा सब्र रखिएगा। दरक्षा अंद्राबी, मुझे याद है जब आपने लगभग पूरे देश का एक बार आपने टूर किया था, आज से मुझे लगता है कि ये शायद 5-6 साल या 7 साल पहले की बात है, जब आप अलग अलग वक्फ बोर्ड में आप गई थी, कई रियासतों का आपने दौरा किया था। अभी आप वक्त भी आप जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खुद बुर्द किस बुनियाद पर होता है और क्या सिर्फ ये वक्फ बोर्ड ही नहीं, बाकी जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, क्या वो तमाम के तमाम दूसरे जो बोर्ड है किसी भी और चीज़ को, जल बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्या तमाम के तमाम जो है वो भ्रष्टाचार से पाक हैं? वहाँ क्या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं? और अगर क्या यहाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए क्या ये ज़रूरी था? मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसका सर्वे किया है, आप इसमें पेश रही हैं, कई वक्फ बोर्ड्स जो है अलग अलग रियासतों के, वहाँ भी आप गई थी। जी देखिए, ये कहना यहाँ पर कि हम यहाँ पे जजेस तो नहीं बैठे हैं, डिबेटर्स बैठे हुए हैं, सारे मेरे जितने भी साथी हैं डिबेटर्स बैठे, हम कोई जज नहीं बैठे हैं कि हम फैसला दे सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, मैं फैसला नहीं पूछा, मेरा सवाल ये है कि आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अगर वो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है तो आप पर भी ये सवाल है, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। देखिए, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं कि क्या है, क्या खामियां हैं जिसके लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हो रहा है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने यूटी में जितने भी बोर्ड्स हैं वो अपने बोर्ड्स के जिम्मेदार होते हैं। अगर वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो एक बड़ी चिंता की बात है। रही जम्मू कश्मीर की बात, अभी जहां पे मैं चेयरपर्सन बनी हूं पिछले 3 सालों से, आज अगर संसद में बात हुई, हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के जो हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर ने वहां बात की और वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की बात की, तो वो इसलिए बात की कि भ्रष्टाचार से पाक है। अगर यहाँ पे लाखों में पहले आमदन थी, अभी करोड़ों में है, और सारे मेरे जो साथी पैनल में बैठे हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ किस तरह से शफाफियत से काम होता है। हम चाहेंगे जो बाकी वक्फ बोर्ड भी हैं पूरे देश भर में, वहां भी शफाफियत के साथ काम हो, और जो सरकार चाहती है, तो मतलब ये है कि दरक्षा अंद्राबी खुद ये मान रही है कि शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और पॉजिटिव वर्क हो सकता है इसके बगैर भी कि किसी दूसरे आस्था या किसी दूसरे रिलीजन फेथ का कोई आदमी वहां हो। डू यू बिलीव? नहीं, देखिए, अभी मैंने आदमी की बात नहीं कही, मैंने सिर्फ कहा कि भ्रष्टाचार ही एक सिर्फ रास्ता नहीं होता है किसी भी बोर्ड में। जैसे आपने जल बोर्ड की बात की, बाकी बोर्डों की, मैं सिर्फ अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूं। जब यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, जब यहाँ शफाफियत थी, तभी तो हम आज करोड़ों की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने बात की कि 5 रुपए, जो मेरा कोई साथी अभी बात कर रहे थे, ऑनरेबल जो हमारा मेंबर बात कर रहा था यहाँ पे डिबेटर, तो उन्होंने कहा 5 रुपए, ये सही है। जब भी हमने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हमने आज की डेट में भी देखा, जब हमने 40 संभाला था, 50 रुपए भी, 500 रुपये भी, और 600 रुपये भी, और 200 रुपये भी किराया था। आपने मुझे कई बार ही देखा होगा, मैं सड़कों पे आई, दुकानों के पास गई, तो मैंने 500 का 5000 किया, मगर लोगों ने उसका साथ भी दिया। तो अभी उसी का मानना निकला कि हम आज
करोड़ों की बात इसलिए कर रहे हैं, अभी जो हमारे मुलाजिम भी थे वो तो 2000-3000 लेते थे, लेकिन कल की डेट में आपने देखा कि हमने मुलाजिमों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। यानी अगर हम सही तरीके से, वक्फ बोर्ड अगर सही तरीके से काम करेंगे तो वो कम्युनिटी की, जो मुस्लिमों की बदहाली जो कहते हैं वो दूर हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो अमेंडमेंट की बात है, अमेंडमेंट्स हमेशा रहे हैं और अमेंडमेंट्स की जरूरत है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया और जैसे गिनाया कि इससे मुझे नहीं लगता है कोई हानिकारक ये बात होगी। और इससे ठीक है इरफान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं इस पे छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जी बिल्कुल, जी आपसे मैंने बात कर ली। इरफान जी बताएं। देखिए, अभी हमारी मोहतरमा बहन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी जो कह रही थी कि एज ऑन डेट जो नया लॉ ला रहे हैं, प्रपोज लॉ, उसके वजूद में आने के बिना इन्होंने कहा कि यहाँ पर शफाफियत आई, इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, रेवेन्यू जनरेट किया, मुलाजमों का तनख्वाह बढ़ाया और जो इनका कहना ट्रांसपेरेंसी आई। उससे ये बात साबित होती है कि जो ये लॉ ये नया ला रहे हैं, इस लॉ की कोई बिल जो है जिसे कानून बनाना चाहते इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय ये चीज कि इनके बैड इंटेंशंस है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए अगर आपको करप्शन के खिलाफ डील करना है, उसके लिए वे मीन्स है, लेकिन उसके साथ साथ भाई आपको एक जो हमारा रिलीजियस फ्रीडम है जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाए which amounts to interference in our religion. It's a very sensitive issue. Try to understand. और उसके साथ साथ जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है राइट, जो हमारे आप चैप्टर देखिए फंडामेंटल राइट्स का, उसमें जो हमारे राइट्स है प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो उसकी भी ये वायलेशन होती है। करप्शन को कदम ट्रांसपेरेंसी या कोई इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप इस तरीके से हमारे मजहबी जो हमारा पर्सनल मामला एक है उसमें आप इंटरफियर ना करें। ठीक है एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। दरख्शां अंद्राबी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अभी आप उनको सुन रहे थे। इन्होंने इनकी तारीफ की है आज किरण रिजिजू जी ने भी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, सदर में तारीफ की है कि वहां पर देखिए कैसे हमने वहां चेंज लाया, और वहां देखिए अभी आपको पता है वहां रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, वो पॉजिटिव जा रहा है, वहां काफी इंप्रूवमेंट आया। क्या यह साबित करता है कि हम उन अमेंडमेंट के बगैर भी ये कर सकते थे? मैं सिर्फ एक सवाल रख रहा हूं आपके सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी हाँ रावत साहब, देश के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो आर्मी के पास है, हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है। दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है जो यातायात का साधन करती है, और तीसरी वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास में क्यों है इतनी जमीन? होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस के शासन की सरकार थी तो उस समय जमींदारों से इन्होंने जमीन छीनी, सीलिंग लेके आए, उसके बाद SC ST दलितों को दी, है ना, मुसलमानों की तो नहीं छीनी जमीन। उस समय वक्फ बोर्ड की जमीन फिर भी तीसरे नंबर पे थी, क्यों नहीं छीनी कांग्रेस ने? ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के साथ में तीसरे इरफान साहब सुन लेते हैं, इरफान साहब सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब लूंगा। जी, ये जो जमीन मैं आप जवाब लूंगा, आप सुनिए ना, आप अपना जवाब रेडी रखिए ना प्लीज। आई विल कम टू यू, यू बी रेडी विद योर आंसर प्लीज। इरफान साहब, आई विल कम टू यू। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड की जमीन जो है बेकार की जो जमीन पड़ी हुई है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, और किसी भी बोर्ड के पास में समान नागरिक संहिता के हिसाब से अगर देखा जाए, देश की जनता में बराबर अधिकार होना चाहिए। धर्म के नाम पे आप इतनी जमीन नहीं रख सकते, ना हिंदू रख सकता है, ना मुसलमान रख सकता है, ना सिख रख सकता है। इरफान जी, मैं आपके पास आऊंगा, रावत जी को बोलने दीजिए। आपके पास जो आपके जो पॉइंट्स है वो जरूर रखिएगा, आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। और ये छूट जो दी वो गलत दी गई थी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इनके इरादे जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अभी तक इसका मलाई काटा जा रहा था, अभी तक विधायक जो हमारे हैं अब इनको तकलीफ हो रही है कि जो वक्फ के माध्यम से जो मलाई काट रहे थे उस वक्त खत्म हो जाएगा। करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक समुदाय की प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहते हैं। मैं बड़ी बहस करना चाहता हूँ, आए कानून पे करें, अलग से रखिए, लेकिन मैं आप कहां से लेके आए? पहले
कांग्रेस ने दी है इनकी क्या? जो political- कांग्रेस ने दी है क्या? इनकी political जमीन कहां से agenda जो है, आई? ये हिंदुस्तान की जमीन है। देखिए, जब आप दोनों एक साथ आइए बोलते हैं ना इसके तो अंदर आप कैसे आवाज चेंज सुनी हुआ नहीं है? जा सकती, थोड़ी क्या टेक्निकल सऊदी इशू आ अरब जाती है। के प्लीज आइए, 1 by 1 बोले ताकि वो बात जो है पॉजिटिव रहे, लोग सुन पाए। आप बोलेंगे, लोग सुन नहीं पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। आगा सैयद मुज्तबा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रावत साहब ने जो सवाल उठाया है कि इतनी जमीनें कहां से आ गई, बार बार सवाल उठ रहा है। कई लोग कहते हैं जहां हाथ रखा जमीन वक्फ की, इसके बारे में क्या है, क्या जानकारी आपके पास, बताएं। जी देखिए, रावत साहब ने एक बात रखी इस्लाम के हवाले से कि जैसे कोई करप्शन होता है, कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, उसकी जगह है कि नहीं। देखिए, ये खुद भी जानते हैं, इस्लाम उसको हरगिज कबूल नहीं करता है। अब वक्फ के हवाले से अगर कहीं पे चोरी होती है, अगर कहीं पे गलत काम हुआ है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी हम वकालत करते हैं, उस पर हम जोर देते हैं कहीं पे भी, क्योंकि वक्फ जो है, अगर जो मुतवल्लीज भी हैं उनके पास भी अमानत है, और वो अमानत की अगर वो अमानत में खयानत करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई कानून में हो न हो, लेकिन जो मजहबी हमारे जो कवानीन है, इस्लामी कवानीन है, उसमें बाकायदा हैं। दूसरी चीज देखिए, जो रावत साहब कह रहे हैं जमीन के हवाले से, देखिए एंडोमेंट्स जो हुए हैं, जो ये वक्फ जमीनें हुई हैं, ये तो हजारों सालों से हो रही हैं। इस्लाम तो 100-200 साल से हिंदुस्तान में नहीं है, ये तो सदियों से यहाँ है। ये जमीनें जो हैं वक्तन फवक्तन लोगों ने जो है वक्फ कर रखी हैं। उसके मुकाबले अगर कश्मीर का आप देखिए, कश्मीर में तो मसलन यहाँ राजा महाराजा तो नहीं थे मुसलमान, जिन्होंने जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें वक्फ की हैं। यहाँ तो देखिए, अगर हम दरगाह हजरत बल का जो अगर आप मिसाल लेते हैं, आप देखिए शेख साहब ने किस तरह से उसको तामीर किया है। औरतों ने अपने कानों से जो है अपने जेवर निकाल कर मुर्गियों के अंडे देकर, कुछ मुट्ठी चावल देकर जो है ये जो है मजहबी जो यहाँ पर जो मुकामात हैं उनकी तामीर की है। तो ये चीजें है, मैं दोबारा इस बेसिक्स पे आना चाहता हूँ कि ये हमारा एक रिलीजियस अफेयर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 26 में हमें ये हक देता है कि हम अपनी जो हमारी रिलीजियस मामलात हैं वो हम खुद संभालें। तो क्यों हम पे ये थोपा जा रहा है? किस मुसलमान ने कहा कि आप हम पे ये थोपिए, आप हम पे ये लागू कीजिए? हम देखिए, हम जेपीसी से भी जब मिले थे, उनके सामने भी हमने पूरी तरह जो है एतराजात दिए थे। लेकिन आप ये अच्छी तरह वाकिफ है कि पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं वो इसका वेलकम नहीं कर रहे हैं, वो इसके हक में नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि उन पे जो है ये वक्फ अमेंडमेंट जो है थोपा जाए। तो मुसलमानों के साथ बात करनी चाहिए थी, मुसलमानों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स से पूरी जो है बात करके इसका जो है नतीजा, क्योंकि मसला जो है ये बना रहे हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उसका हल ये नहीं है कि आप जो है पूरे जो है हुकूक हैं आप मुसलमानों से छीने। आप मुसलमानों को जो है अपने इदारे हैं उनको चलाने में दुश्वारी पैदा हो, ऐसा आप माहौल बनाएं। आप तो मुसलमानों के साथ जो है कोऑपरेट करके उनको एम्पावर करें, उनको एम्पावरमेंट दे के वो अपने इदारों को मजबूत करें। इस तरह ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम हरगिज मुदाखलत करने का नहीं होता है। इसमें कितनी सारी जजमेंट्स भी हैं जो वक्तन फवक्तन आई हैं कि हुकूमत को मजहबी मामलात से जो है दूर रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि हमें मुदाखलत करनी है। चलिए, वक्त अब मेरे पास बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना स्टैंड है, सबका अपना अपना लॉजिक है, लेकिन फिलहाल यही है कि सदन में चूंकि अब ये चर्चा तो जा रही है, आगे होता क्या है उसका एक प्रोसेस है। क्या उस प्रोसेस से गुजर कर, क्या इसकी वोटिंग के से गुजर कर इसके पक्ष में क्या कितनी वोट आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर बाप ना जाके वहां फिट होता है। लेकिन फिलहाल सबका शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आप हमें इजाजत बने रहने के साथ।